देखो वहाँ 18 साल की लड़की है, देखो चेहरा देखो। चलो बोली लगा फटाफट, बोली बोली बोली। 30,000। हाँ कितना? 30,000। 30,000 के आगे कोई एक है, जल्दी बोलो। 45,000। 50 देता है, 50। 50,000 50,000 2, 50,000 3। अरे बराबर है, पावती बना पावती। मिलेगा, सब मिलेगा, रुक थोड़ा। संतोष बाबू, ये रसीद। मेरी बहन 1 साल के लिए आपकी बीवी। बिकती हैं यहाँ बाजारों में सब्जियों अनाज की तरह लड़कियां, लगती हैं यहाँ खुल के बोलियां, आवाजें आवाजों से टकराती हैं, खामोश रहती हैं मगर बेटियां। ये किस सदी की तस्वीर है, ये किस देश का किस्सा है? 21वीं सदी में महानगर मुंबई से बस 400 किलोमीटर दूर आज भी लगती है मंडी दुल्हनों की। हाँ भैया, कितना हुआ? 100 रुपया। पीछे 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 चलो साइड और पीछे पीछे हटो, पीछे चलो, पीछे 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 हटो, चलो चलो। ये सरिता बाई साहब। और ये बच्ची? ये उसी की बेटी है साहब। ये 14वें माले पे जायसवाल साहब के यहाँ काम करती है और उन्हीं के घर पे रहती है साहब। जायसवाल कहाँ पे? वो दोनों मियाँ बीवी दफ्तर में काम करने गए साहब। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे? साहब मैं खाना खाने बैठा था और तभी जोर की आवाज़ सुनाई दी, फिर मैं भाग भाग के आया और देखा। इसके बाद जायसवाल साहब को तुरंत फ़ोन किया साहब, बस आते ही होंगे वो। आई साहब, ये है जायसवाल साहब का घर। सब्जी यहाँ पड़ी है, मतलब लड़की यहाँ से आई, किसी को देखा, फिर ऊपर। चलो ऊपर। सर, यहाँ किसी का मोबाइल गिरा है। कॉल डिटेल निकालो इसकी। सर, मिस्टर और मिसेस जायसवाल दोनों आ गए हैं। सरिता का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था आपने? जी नहीं, वो वॉचमैन हमारा पुराना आदमी है, उसी की पहचान से आई थी। पुलिस ने हर सोसाइटी को इन्फॉर्म किया था कि जब भी आप किसी को काम पे रखें तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये करते नहीं हैं और इस तरह के हादसे हो जाने पर पुलिस पर उंगलियां उठती हैं। जी मैं मानता हूँ कि गलती हमारी है, लेकिन सरिता का पता है हमारे पास। ये देखिए सर, सोलापुर के किसी गांव के पास की रहने वाली थी। अच्छा, ये सरिता का कोई कमरा वगैरह, मतलब वो सोती कहाँ थी? जी सर, वो सोती तो यहीं थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन उसका सामान वहां पर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये यही उसका पति है, चंदर। सरिता आप लोगों के यहाँ कब से काम कर रही थी? सर हमारे यहाँ वो 3 महीने से काम कर रही थी। उसका पति चंदर भी था उसके साथ सर, और वो भी सोलापुर का ही था। तो शोलापुर से हो तुम? देखो, आपको मैडम ने तो सब कुछ समझा ही दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरिता और उसकी बच्ची तो सर्वेंट रूम में रह सकती है, पर तुम उनके साथ नहीं रह सकते। हो साहब, उसके व्यवहार में कभी आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कुछ शक पैदा हो तो? नहीं सर, वो तो बहुत ईमानदार थी। मैडम, ये कान की बाली आपकी वो घूम गई थी ना, मुझे अभी कमरे में मिली। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कल मार्केट गई थी ना, वहां मैं घुमाई और देखिए इसने ढूंढ दी। थैंक यू सो मच। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसने वो मीनू को लेके कूद गई। मीनू उसकी जान थी सर। अभी कल रात की बात है, मीनू को हल्का सा बुखार था। मैडम जी देखो ना, बहुत रो रही है, बुखार की वजह से पूरा बदन तप रहा है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसे बहुत बुखार है, मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, सुबह तक उतर जाएगा बुखार। ले चलते हैं ना, बहुत रो रही है। चलो चलो, मैं लेकर चलता हूँ। सर वो हमेशा कहती थी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया सर? पता नहीं सर।
उसका पति चंदर क्या करता था? जी ऑटो रिक्शा चलाता था। दोनों में बनती थी? सर वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हर संडे को हम उसे छुट्टी देते थे। तब चंदर उसे लेने के लिए आता था और शाम होते होते उसे छोड़ जाता था। लेकिन सर पिछले संडे उन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी। एक बार नहीं बोला तो समझ नहीं आता क्या? हाँ? क्या हुआ सरिता? सब ठीक तो है? क्या हुआ, ठीक है? हाँ मैडम, सब ठीक है। हादसे के वक्त आप दोनों कहाँ थे? सर हम क्वारी में आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और आप हम पर ही शक कर रहे हैं। शक करना तो हमारा काम है। अभी हादसे के वक्त आप लोग कहाँ थे, ऑफिस में किसके साथ थे, सारी डिटेल ले लो। सर आजकल में चंदर कभी आया? जी हमारे सामने तो कभी नहीं आया, हमारी एब्सेंस में आया हो तो पता नहीं, आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं। साहब मैंने पहले भी बताया था ना, मैं खाना खाने गया था साहब। इसकी एजेंसी का नंबर ले ले। जहाँ तक मेरी जानकारी है सरिता को जायसवाल के पास काम तुमने लगवाया था। हाँ साहब, वो चंदर है ना, उससे जान पहचान हो गई थी। उसने बोला भाई को काम दिला दे, मैंने दिला दिया साहब। चंदर को कैसे जानते हो तुम? वो मेरी चाली में ऑटो ड्राइवर है ना दामोदर, उसने जान पहचान करवाई साहब। ये चंदर आखिरी बार यहाँ पे कब आया था? इतवार को साहब। सर चंदर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चंदर का पता बताओ। जोगेश्वरी ईस्ट में, स्टेशन के पास में, सुभाष नगर, खोली नंबर 36 है। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि चंदर कल सुबह से घर लौटा ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। ताला तोड़ो। पूरा देखो चारों तरफ। सर ड्राइविंग लाइसेंस का एक जेरॉक्स मिला है। सर चंदर जहाँ से भाड़े से ऑटो लेता था उसका पता चल चुका है। जी हाँ, मेरा रिक्शा चलाता था वो, लेकिन कल से वो नहीं आया। रिक्शा लौटाने भी नहीं है? नहीं साहब, लेकिन हर रोज रात को चंदर हिसाब करके मेरा रिक्शा लौटा जाता था। जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है, मैंने फौरन थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। कब से चला रहा था तुम्हारा रिक्शा वो? 1 साल से साहब, लेकिन उसका किसी से कोई पंगा नहीं, कोई लेना देना नहीं साहब। पिछले 3 महीने पहले वो अपनी फैमिली को लेके आया था, बोला था मुझे साहब उसने। चंदर मेरा दोस्त है, बड़ा झकास आदमी है साहब। हम बोले तो पिछले कुछ समय से कुछ गड़बड़ चल रही थी साहब। ये ले चाय पी। दामोदर, यहाँ आस पड़ोस कोई लॉज है क्या सस्ती वाली? क्यों बे, तेरा खोली क्या हो गया? मेरी खोली है पर किसी के वास्ते चाहिए थी। कोई रिश्तेदार आ रहा है? है कोई? अबे है कोई क्या मतलब है? उधर बीवी इधर बाहर है कोई? अरे बता बता, अरे बता। अरे है कोई, पर सस्ती वाली लॉज तो बता। साहब चंदर बोला मेरे दोस्त को मांगता है, तो मैंने कह दिया साहब चला जा गीता लॉज मला स्टेशन के पास। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, ये आदमी तो आया था यहाँ, इसने एक रूम भी बुक किया था। 1 मिनट, उसने नाम बताया था, हाँ चंदर प्रकाश फूले। साथ में एक लड़की भी थी, बोल रहा था उसकी बीवी है। वो कल अकेली यहाँ से चली गई, फिर वापस भी नहीं आई। भाड़ा भी एडवांस दिया था, मैंने सोचा गई होगी कहीं। ये वही लड़की है? नहीं साहब, ये नहीं है। एक बार ठीक से देखो, ये लड़की है वो? नहीं साहब, ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सीसीटीवी है ना सर? मुझे इसका फुटेज देखना है। बॉस, इस फुटेज की डीवीडी चाहिए मुझे। ये देखिए, लड़की के बॉडी पे कुछ खरोच के निशान है। मौत छत से नीचे गिरने की वजह से हुई। रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी है। स्कल और स्पाइन दोनों रक्चर है। सर, हमारी छानबीन के मुताबिक पंकज और प्रिया जायसवाल उस वक्त घर में नहीं थे, वो अपने ऑफिस में ही थे। इसका मतलब है किसी और की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही होगी।
और एक बात सर, औरत के पीठ पे मार के बहुत सारे पुराने निशान भी है, ये देखिए। किसी ने बेरहमी से कई बार मारा है विक्टिम को। सर, सरिता के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने सुबह चंदर से बात की थी। बाकी ज्यादातर कॉल्स आसपास के दूसरे नंबरों पर हुई हैं सर। सर ये मामला लव ट्रायंगल का लगता है। चंदर एक लड़की को लाके लॉज पे रखता है, वो लड़की सुबह किसी को बिना बताए लॉज से चली जाती है। उसी दिन दोपहर को सरिता अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान देती है। उसी दिन दोपहर से चंदर गायब है। सर ऐसे हो सकता है कि चंदर के इस चक्कर के बारे में सरिता को पता चला हो, उन दोनों में कुछ बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर बहस इस कदर बढ़ गई कि गुस्से में आके सरिता ने अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान दे दी। कामले, ये भी तो हो सकता है कि चंदर उस लड़की ने मिलकर सरिता और उसके बच्चे को छत से धक्का दे दिया और बाद में भाग गए। इस लड़की का मिलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आखिर ये लड़की है कौन। यस सर। आजा आजा। चंदर की याद आ रही है? लड्डू जो खिलाता था तुझे, उस कमीने के कारण तो तू यहाँ आई है। हाँ आजा। सर, ये चंदर बहुत शातिर आदमी लगता है। उसने जायसवाल को जो एड्रेस दिया था वो गलत है। सोलापुर पुलिस ने कंफर्म किया है कि उस पते पर चंदर फुले और सरिता फुले नाम का कभी कोई था ही नहीं सर। एक बात और सर, उसका सिम भी फर्जी पेपर से लिया गया है और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन जोगेश्वरी की उसकी चौली है सर, जहाँ पे रहता था। सर इन दोनों के फोटोग्राफ्स सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिए गए थे, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। लॉज में कमरा लेना, वो भी फर्जी एड्रेस लिखवाकर, मतलब इसने कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर की होगी। हमारे पास उसकी तस्वीर और ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स है। एक काम करो, महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर भिजवा दो, उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो जरूर मिलेगा। अब ये चंद्र प्रकाश और लड़की, हमारे पास दो ऐसी कड़ियां हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि सरिता की मौत आत्महत्या थी या हत्या। ये क्या चल रहा है तेरा? चालू हो गया तेरा मेकअप? बाप का माल है? चल जा, खाना बना, भूख लगी है मेरे को। चल जल्दी जा। रुक, क्या तेरा हाथ में? देखा? हल्दी। पुलिस को जिस लड़की की तलाश थी, जिस पर शक था कि चंदर के साथ मिलकर उसने कोई खेल खेला था, वो लड़की कहीं और किसी के अत्याचार का शिकार हो रही थी। ये लड़की क्यों मजबूर थी ये सब कुछ सहने के लिए, और उस पर अत्याचार करने वाला अपने आप को उसका पति कहता था। ये कैसा रिश्ता था पति पत्नी के बीच का? वो चंदर के साथ उस लॉज में क्यों ठहरी थी? 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई लीड नहीं मिल रही थी। भाई ये देखो, एकदम शादीशुदा माल है, इसका भी चेहरा देख लो, एकदम गोरा चिट्टा है। 50 के नीचे 1 रुपया नहीं, 50 के ऊपर बोली लगाने का। जल्दी बोल। 55,000 नहीं रहता आसना, आगे और ज्यादा लगाओ, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। 60 में नक्की कर काका। 60 मध्ये नक्की करायला लगा? कुंवारी है क्या वो? शादीशुदा है, एक शादी हो चुकी है और पूरे साल अपने पति को खुश रखा। इसके लिए 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं करूंगा भाई। 60 के ऊपर 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 70,000 बहुत कम होता है यार। कोई है? 75,000 के 1 पैसा नहीं ज्यादा, ये 75,000 ले। 75,000 के ऊपर कोई है? कोई नहीं है, आज से मेरी भाई को। ठीक है काका, थांबा आधी पावती बनवू दे। हे पावती बना रे काका की, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना, चल जल्दी। अरे ये ना, अरे आना। लावणी गाने को आता है तेरे को? आई मजा लग्नाची ग। अरे बहरी है क्या? लावणी गाने को बोला ना तेरे को? अरे गा। ढोलकी जाता लावर घुंगरूच्या बोलावर मी नाचते मी डोरते। सुनाई नहीं पड़ रहा है, इधर गोद में बैठ के सुना। अरे हाँ ना, ये पावती देख, 75,000 में दे के लाया तेरे को। इधर नखरा नहीं चलेगा। तेरे पहले भी 3 आके गई, एक ने बेटा दिए। बैठ जा। ये कैसी शादी थी, कैसा सौदा था ये?
1 साल के लिए मंडी से दुल्हन खरीदी जाती थी। लड़की के भाई और उसके पिता ही ये सौदा करते थे और उसकी बाकायदा एक रसीद भी होती थी और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था। उधर 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस को ना चंदर मिला था और ना ही वो लड़की, और फिर अचानक पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। फिर हटो सर। MH04CW2037 सर, ये वही ऑटो है जो चंदर भाड़े पे लेके चला था। इस ऑटो को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो और चंदर की तस्वीर आसपास के इलाके में दिखाओ। हो सकता है सरिता और उसके बच्चे को मारने के बाद उसने इस ऑटो को यहाँ छुपा दिया और उस लड़की के साथ भाग गया। जी सर। सर, सब जगह पूछताछ की, ना उस चंद्र का पता चला, ना ही उस लड़की को कोई खबर मिली। ओ भाई वहाँ क्या है? इधर हम लोग इधर खड़े हैं। अरे यार वो देखना, वो क्या है? वो पीछे, वो गाड़ी के पीछे देख। हेलो सर, वो उस तरफ सर, वो गाड़ी के पीछे सर। तीन महीने तक जिसकी तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर डाला था, जिसे एक सस्पेक्ट माना था, उसकी लाश पुलिस को मिली। रहस्य गहराता जा रहा था और अब रहस्य पर से पर्दा उठा सकती थी वो लड़की जिसकी शिनाख्त भी पुलिस अब तक नहीं कर पाई थी। ये सारा सामान चंदर की बॉडी से मिला है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से चंदर की मौत हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने? ये सरिता की मौत को भी तो 4 महीने हुए ना? हाँ सर। मौत की वजह? किसी चाकू या तेज धार के औजार से मल्टीपल इंजरीज हुई है सर। कमाल की बात है कामले, हमें तो ये शक था कि चंदर ही मर्डर करके भागता फिर रहा है, लेकिन यहाँ तो गेम कुछ दूसरा ही है। वो खुद ही इसका शिकार हो चुका है। हो सकता है इन सबके पीछे उस लड़की का हाथ हो, या फिर वो भी शिकार हो गई हो। लेकिन हो ना हो, कहीं ना कहीं इस लड़की का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कामले, इस लॉकेट को जरा ध्यान से देखो। इस लॉकेट में किसी मंदिर का स्केच बना हुआ है। इस तरह के लॉकेट छोटे गांव के मेले में मंदिर के आसपास मिलते हैं। पता करो ये लॉकेट कहाँ का है। जी सर। सर, उस लॉकेट का पता चल गया है। मराठवाड़े के एक गांव मंदेली के मंदिर का लॉकेट है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है सर। इसको कहीं पे देखा है? नहीं सर। ये लॉकेट? हाँ सर, इधर का मंदिर का है। बहुत सारे लोग आते हैं साहब मंदिर में दर्शन को। इससे मन्नत पूरा होता है साहब। हाँ पता है पता है। तो इन लोगों ने नहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, मुझे लगता है चंदर और सरिता को हम लोग गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है चंदर यहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए आया हो, वो इस गांव का हो ही नहीं, क्योंकि इसे कोई भी पहचानता नहीं कामले, मैंने लोगों के चेहरे पर कुछ और ही पढ़ा। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। एक मिनट, फोटो दे। तुझं नाव काय बेटा? माझं नाम पिंकी आहे। पिंकी? तिला ओळखते? हाँ, ये तो भूषणराव काका की बड़ी बेटी है। भूषणराव? हाँ, मिस भूषणराव। सरिता तुम्हारी बेटी है? हो साहब, सरिता मेरी बेटी है, पर उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी कहाँ है वो? बोला ना साहब कि हम उसको अपनी बेटी नहीं मानते।
4 महीने पहले उसने छत से कूद के जान दे दी, ये भी पता नहीं है क्या तुमको? अब हमको क्या मालूम साहब कि वो जिंदा है कि मर गई। अरे नाक कटा के चली गई वो अपने पति के घर से, पता नहीं किसी के साथ में भाग गई। भाग गई? लेकिन हमें तो बताया गया कि उसका पति चंदर है। चंदर? हमको नहीं मालूम साहब ये चंदर कौन है। तो उसका पति? तो मेला साहब वो तो मर गया। अरे बच्ची के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही वो गुजर गया। हम तो उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे कि उसको भी सहारा मिल जाएगा और बच्ची को उसका बाप। पता नहीं सरिता के मन में क्या था, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी बच्ची को लेके चली गई, हमारी तो गांव में थू थू करा दी। सर, मुझे ऐसे लगता है कि ये सरिता का बाप कुछ छुपा रहा है। जैसे ही हमने इसकी बेटी की मरने की खबर सुनाई, वैसे उसकी माँ की शक्ल देखी, कोई दुख नहीं था। मुझे ये चीज कुछ अजीब लगी सर। कामले, याद है उस बच्ची ने फोटो देखकर कहा था कि सरिता भूषण राव की बड़ी बेटी है। हाँ, ये तो भूषण राव काका की बड़ी बेटी है। मतलब ये, अगर सरिता भूषण राव की बड़ी बेटी है तो जरूर कोई छोटा भाई या छोटी बहन तो होगी। एक काम करो, जाके लोकल पुलिस की हेल्प लो। क्या बोली तू अपने बाप से? मैं तेरे को मारता बोली है? 2 झापड़ मारा तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? कौन आदमी अपनी औरत को नहीं मारता? वो तेरा बाप आया तेरे को लेने के लिए, धमकी दे रहा है। 75,000 दे करके तेरे को 1 साल के लिए लाया था और 1 महीना नहीं हुआ कि वो लेने आ गया। तुम लोग क्या समझते हो बदनामी से मेरे को बाई नहीं मिलेगी? मिलेगी मेरे को बाई। जा जा, चल निकल, जाओ बाबा, जाओ ले जाओ। चुपचाप बैठ। तुम दोनों बहनों ने नाक में दम कर रखा है। बैठ चुपचाप यहाँ पे। और तेरे वजह से पुलिस भी घर में आ गई। चला चला निकल, चला। हाँ देख तो चला, तमाशे ना को, चला। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था। सरिता जिसने मुंबई में बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दी थी, और एक लड़की जिसका नाम भी अभी तक पुलिस को नहीं पता था, वो दोनों सगी बहनें थी। भूषण राव, तेरी छोटी बेटी करुणा कहाँ है? अरे बोला ना साहब कि मेरी एक ही लड़की है, और कल ही तो आप बताए ना कि मर गई करके वो, फिर कहाँ को पीछे पड़ा हमारे? साहब ये झूठ बोल रहा, मैंने कल इसकी दूसरी बेटी को देखा है। तू गांव का होके कहाँ को टांग अड़ाता रे? और तेरे को मालूम है ना कि हमारे समाज के मामले में पुलिस के पास नहीं जाते। देख भूषण राव, तेरे को समझा रहा हूँ, पुलिस के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल कहाँ है तेरी बेटी? अरे बोला ना साहब कि इधर कोई करुणा वरुणा नहीं है। देखो साहब, हमारे गांव में पुलिस नहीं आती है, सब अपनी मर्जी से जीता है, हमको परेशान नहीं करने का। तुम लोग को कोई परेशान नहीं कर रहा है? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। ऐसे कैसे लोगे? हम गांव वाले आपको घुसने देते हम ना? नहीं घुसने देंगे इनको, नहीं देंगे। तुमको तलाशी लेनी ना, जाओ तलाशी लो। अगर आप इसके बाद में अगर पुलिस इधर आई ना तो समझ लेना गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, शिंदे, करुणा यहां है नहीं तो फिर गई कहां? सही रिसिप्ट करुणा के नाम की, भूषण राव की है। क्या रे भूषण राव, तू तो बोल रहा था सरिता के अलावा तेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, हाँ? लेकिन ये पर्ची बता रही है कि करुणा तेरी बेटी है। कहाँ है वो? इधर कोई करुणा नहीं है साहब। अगर आप 100 बार भी पूछेंगे ना तो मैं यही बोलूंगा कि करुणा हमारी बेटी नहीं है। लेके चलो दोनों को। ये क्या करता तुम? कोई आगे नहीं आएगा। अरे बाबा खाली पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, फिर वापस लेके आएंगे इधर। चल पीछे चलो। वो करुणा दीदी को वो मौसी खींच के ले गई। कहाँ? वहाँ पर। लड़की किस लिए पैदा करते हैं? पैसा कमाने को। हाँ, और तुम दोनों ने तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ट्रको है, जीना है। चलो डॉक्टर, मुझे
माझी ताई खूप चांगली होती। मेरे आई बाबा उसको बेचे, तभी बोली तेरे को नहीं बिकने देगी मैं। वो मेरे को इस गांव की गंदी प्रथा से बचाना चाहती थी, इसलिए मुंबई बुलाया मेरे को। इस गांव में लड़की का जन्म नर्क है, नर्क। माँ बाप राह देखते हैं उसके जवान होने की, मंडी में बेचने की। भाई को राखी बांधते हैं हम, पर इस गांव का भाई कसाई है साहब, कसाई। सोलवा लगा नहीं कि खड़ा रख देते बेचने को। आप ही बताओ मेरे को, ये कशी प्रथा है साहब? ये कैसा समाज है? लोग लगन करते हैं प्यार पाने को, और इधर लगन करते हैं बिस्तर में लेटाने को, बच्चा पैदा करवाने को। हर 4 महीने में इस मांदेली गांव में मेला लगता है। कांदे बटाटे की मंडी होती है ना साहिब, वैसे ही लड़कियों की मंडी, जहां बाप अपनी पक्की फसल बेचता है और भाई उसका सौदा करता है। पहली बोली 10 से 20 हजार। है कोई खरीदार? एक बार लगन करके वापस गए तो कीमत 50 हजार से 75 हजार, और लगन के बाद बच्चा हुआ तो दाम दुगना साहब। जमीन अगर फसल देने वाली हो तो किसान दुगना पैसा देता है। वैसे ही इधर होता है, लेकिन जमीन होती है जीती जागती लड़की। पाउती बनती है पाउती, नाम करुणा, बाप का नाम भूषण राव। लगन करने की तारीख, लगन तोड़ने की तारीख। और पता है ये सब कौन करवाता है? लड़का और लड़की के माँ बाप। मेरी ताई को ऐसे ही भेज दिया भाई और बाबा ने, एक बीमार बूढ़े आदमी के साथ। आपको पता है वो 18 साल की थी, सिर्फ 18। एक बेटी की माँ बनी, बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से। पर उसके बाद वो आदमी मर गया साहब। इधर चूड़ी फोड़ के औरत विधवा हुई कि उधर वापस मंडी में। छी, ताई की बोली फिर से शुरू। 1 लाख के ऊपर गोद में बेटी थी ना, फिर से बिक गई 1 साल के लिए। ताई की किस्मत अच्छी थी कि चंदर भाऊ के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। पैसा है तेरे पास? रोकड़ा है? नहीं तो चल। तो हाथ जोड़ता हूँ काका, सरिता से लगन करना है काका। बहुत खुश रखूंगा उसको, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उसकी बेटी को अपना नाम दूंगा, बहुत प्यार करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काका पैर पड़। पैर नहीं पड़ने का बोला ना तेरे को। अगर पैसा है तो लेके आने का 1.5 लाख। 1 साल के लिए मैं तेरे से लगन कराता, और पूरे जिंदगी के लिए करने का है तो 10 लाख लेके आने का। इधर इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा काका, गरीब आदमी हूँ। आओ संजू बहुत बकतोस का है, जाने को बोलो ना तुमको तो जाने का। चल फुट। अरे जाता कि नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालू क्या? भाई ये देखो प्योर मैरिज मटेरियल है। देखो चेहरा देखो इसका, साथ में एक बच्चा है। एक बच्ची नहीं, बच्ची है। हाँ वही है। अगर जिंदगी भर के लिए चाहिए तो 10 लाख में नक्की करता हूँ। बोली लगाओ, फटाफट बोली लगाओ। 80,000। ज्यादा लगाओ, ज्यादा बोली लगाओ, ज्यादा। 90,000। 1 लाख। अरे का 1 लाख भी कम है। अरे एक ही बच्चा है ना अभी उसको। 1 लाख बराबर है क्या मंडली? एक ही बच्चा है। एक पट्टा है तो सौदा करो, नहीं तो हवा आने दो। चलो निकलो। ए संतोष राव, एक ज्ञापा होती मेरी लड़की और बच्ची 1 साल के लिए तेरी बाइक को चलेगी। 1.5 लाख नहीं तो दे देते ताई को। उनको तो मुंह मांगी रकम मिली ना, पर देने वाला संतोष, वो तो सबसे बड़ा राक्षस। बस थकली माजी ताई। वीरू को इस प्रथा से बचाने के लिए भाग गई चंदर भाऊ के साथ, और उसने मेरे को भरोसा दिलाया कि पैसा जमा करके वो मुझे बुला लेगी। फिर मेरे को बुला लिया।
मैं खुशी खुशी चली गई। चंदर भाऊ ने मुझे रहने की जगह दी, पर मैं पागल, सबसे बड़ी पागल, मैं आई को फोन कर बैठी। हेलो आई। करुणा, मेरी बच्ची, कैसी है तू? आई मैं ठीक हूँ। कहाँ है तू मेरी बच्ची? बोलना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। बता कहाँ है? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में? कैसे पहुँच गई वहाँ? वो चंदर भाऊ मुझे लेकर आए थे। मैं जोगेश्वरी ईस्ट में चंदर भाऊ के साथ खोली नंबर 36 में हूँ। बेटा, ताई कहाँ रहती है? बता दे बेटा। हाँ मैं मिली, वो ना ऊंचे वाले घर में काम करती है। अच्छा बच्चा, फोन करती रहना। हाँ आई तो बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ। एक दिन लॉज में चंदर भाऊ का फोन आया, बोले तुरंत बस स्टॉप पर आ जा। और मैं वहां पहुंची तो बाबा और भाई सामने थे और वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए। बोले कि तू अब किसके सहारे जिएगी, तेरे चंदर भाऊ और सरिता ताई तो ऊपर चले गए। वो लोग ने मेरी ताई को मार डाला और जिसके साथ ताई का सौदा हुआ था उसकी भरपाई तो करनी थी ना। फिर मेरे को भेज डाला उस संतोष के पास। साहब, वो चंदर गले की हड्डी था साहब, उसे निकालना जरूरी था, इसलिए बुलाया साहब उसको। हे बकचंदर, मेरे को मालूम है कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या करूं, दोनों बेटियां भाग गई, गांव वाले मेरे मुंह पे गोबर मार रहे हैं। बस अब तू मेरी इज्जत बचा ले, जो तू बोलेगा ना वो सब मेरे को मान्य है। और देख, तेरा लगन मैं सरिता के साथ में करवा दूंगा, हमेशा के लिए। अरे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, देवा शपथ। अब उसको बुला लो, हम लोग माफी मांगना चाहते, प्लीज आप बुला लो उसको। सरिता को फोन लगा, उसको भी बुला। उसकी आई बहुत बीमार है, वो उसको दोनों को देखना चाहती है। अब क्या करूं, मेरे को उसको मिलने का है। अरे बाप का दिल है ना, उधर से हम वापस चले जाएंगे गाँव। पण भाव, एक शर्त पे, करुणा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोला ना तेरे को, देवा शपथ, अब ऐसा नहीं होगा। फोन लगा उसको। हेलो करुणा, हाँ तू जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच। सब ठीक हो गया? तेरे बाबा से बात मैंने कर ली है, तू जब चाहेगी जहाँ चाहेगी तेरी शादी करने के लिए वो तैयार है। अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सरिता ताई को भी मैं वही ले आ रहा हूँ। ठीक है। चलो तुम दोनों को भी बस स्टैंड छोड़ देता हूँ और सरिता को भी वही ले आता हूँ। ये चंदन, सरिता का पत्ता हमारे पास में है, क्या समझो? आज आपण खेळणार आहोत, घरी खेळणार आहोत। अरे सरिता बेटी, कैसी है तू? बड़ी ना? अरे अरे मीनू, तुमको सबको लेने आया है। चल गाँव चल। मैं नहीं आऊंगी, जावा तुम्ही इतना। चल संजय आयचं, धर तिला, धर तो। अरे अरे चला, धरना पकड़ काय, पकड़ का, चल धर तिला। रुक, हे सरिता, कांति देश, उधर ही रुक। तेरे और मीनू के भाग में यही लिखा है, समझी कि नहीं? हम अपने नुकसान की भरपाई इस मीनू से करेंगे। देव से इधर। मैं कहीं नहीं आऊंगी, मैं चंदर को फोन करती हूँ। अरे चंदर को गाड़ के हम लोगों ने फेंक दिया है। क्या बोलते हो? ये सब नहीं बोलेगा दस। हाँ भैया, कितना हुआ? ए संजय, वक्त तो कहाँ है? धर दिला। चल, अब चंदर भी नहीं, कौन बचाएगा? चल पकड़। ए रुक, किधर जा रहा है? संजय भाग, चल भाग। करुणा को वापस लाके भेज दिया संतोष को। जो किया ना साहब, रिवाज के हिसाब से किया, कोई पाप नहीं किया साहब। तुम लोगों को देखकर घिन आती है मुझे। तेरे खिलाफ, तेरी घरवाली के खिलाफ और तेरे बेटे के खिलाफ ऐसी तगड़ी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि पूरे मांदेली गांव की आंखें खुल जाएगी सजा सुन के।
पापा अभी नहीं, पहले दीदी ट्यूशन जाएगी फिर घर आएगी। ओके? हाँ हाँ, तुम्हारी आइसक्रीम भी लेकर आऊंगी, पर प्रॉमिस करो उससे पहले तुम अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, है ना? साइड में आओ। क्या हुआ था? सर मैं जब यहाँ पहुँचा तो सब कुछ हो चुका था और भीड़ इकट्ठी थी, इसी में से किसी ने आपको कॉल किया। किसने कॉल किया? सर मैंने एम्बुलेंस वाले को भी बुला लिया। कॉल किसने किया? साहब मैंने किया था कॉल। साहब मैंने कुछ खास देखा नहीं, मैं जब आया तो लाश ऐसे पड़ी हुई थी। किसी ने कोई गाड़ी देखा यहाँ पे? जी सर, गाड़ी तो नहीं, मैंने ऑटो रिक्शा देखा, लेकिन सर नंबर नहीं देख पाया। जब तक मैं पहुंचा सर ये ऐसी पड़ी हुई थी। राकेश, दिन दहाड़े सड़क पर एक जवान लड़की की लाश मिलती है। कुछ लोग ऑटो रिक्शा में आते हैं और बड़ी ही बेदर्दी से उसे सड़क पर घसीटते हुए मार डालते हैं। और ये सब कुछ रात के अंधेरे में या छुपकर नहीं, बल्कि दिन के उजाले में खुलेआम होता है, बिना किसी के डर के। और वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उस लड़की की मदद करने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? इस सवाल के साथ एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में औरत इतनी भी सुरक्षित नहीं है कि वो अकेली दिन में भी घर से बाहर निकल सके? कौन थी ये लड़की? क्या ये सिर्फ हादसा था या साजिश? और कौन थे दिन दहाड़े हुए इस अपराध के पीछे? ये सब कुछ जानने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुट गई। राकेश, ये हादसा तकरीबन दोपहर के 2 बजे हुआ है और रिक्शा स्टैंड के पास में हुआ है। यकीनन वहाँ के जो रेसिडेंशियल हैं वहाँ से रिक्शा पिकअप करते होंगे इसी वक्त अपने रेगुलर काम के लिए, जैसे बच्चों को ड्रॉप करना वगैरह वगैरह। किसी ना किसी ने तो इस हादसे को देखा होगा, कोई ना कोई तो आई विटनेस होगा। सो इन दैट केस उसी टाइम वहां पे जाके मैं पूछताछ करूंगा। ओहो मीनू बेटा, कितनी बार कहा है कि दीदी की बुक्स के साथ मत खेला करो। आपने अपना होमवर्क किया? बुक्स छोड़ो, दीदी आने वाली होगी। पर उन्होंने तो कहा था कि वो 4 बजे आएंगी। हेलो, हाँ रेखा बोलो। न्यूज़? आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। लड़की कहां से है, कौन है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप में से किसी को भी लड़की के बारे में कुछ भी पता चल रहा है तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर कॉल करिए। समझिए अपने को। आपकी बेटी SYTM कॉलेज में पढ़ती थी, आप रहती प्रीत विहार में। अब सवाल ये उठता है कि वो मयूर विहार में क्या कर रही थी? वो मयूर विहार अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए गई थी। मेट्रो से उतरने के बाद अक्सर वो वहाँ पैदल चली जाया करती थी। कॉलेज से घर कितने बजे तक आ जाती थी? यही कोई 4 साढ़े 4 के बीच। कॉलेज के बाद वो सीधे घर आ जाती थी या फिर अपने दोस्तों के साथ? मैथिली को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उसका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था। और जब कभी भी वो आधा घंटा भी लेट हो जाती थी तो मुझे फोन करके बता देती थी। किसी पे शक? यहाँ पे दोपहर को एक मर्डर हुआ, तुमने देखा? नहीं देखा साहब मैंने। एक लड़की का मर्डर हुआ है। नहीं देखा ही नहीं मैंने, सिर्फ मेरे काम में बिजी था। जी सर, कल ऑटो रिक्शा में कुछ लड़के लोग यहाँ से जा रहे थे। कितने लड़के थे? 2 या 3, लेकिन मैंने उन लोगों के चेहरे नहीं देखे थे। आपने कुछ तो देखा होगा। वो रिक्शा में से जो एक लड़का था वो लड़की से बात कर रहा था। मैं एकदम घबरा गई और मैं अपने बच्चे के साथ मैं वहाँ से चली गई। अपने ऑटो रिक्शा का नंबर तो देखा होगा? सर मैंने पूरा नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ लास्ट के 2 नंबर मुझे याद है। क्या थे 2 नंबर? 5 और 6। 5 और 6? नहीं सर, मैं तो उस समय फोन पे बात कर रहा था और आवाज सुनकर जब मैं पीछे मुड़कर देखा कि रिक्शा। ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही थी कि ये हिट एंड रन या एक्सीडेंट का केस नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर किया गया हमला था। कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो कानून के डर से परे थे और सबके सामने खुली सड़क पर भी मैथिली पर हमला करने से नहीं चूके। ये 403 किधर है? सर यहीं से सर, ऊपर सर। इन्वेस्टिगेशन से यह मालूम पड़ा है कि दुपट्टा खींचने के पहले आपकी बेटी मैथिली ने उन लड़कों से बातें की थी।
इसका मतलब ये होता है कि मैथिली उन लड़कों को पहले से जानती थी। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग से कभी भी उसने उन लड़कों के बारे में जिक्र किया? ऐसा हो नहीं सकता, उसकी किसी लड़के से कोई दोस्ती नहीं थी। हाँ, कॉलेज में उसकी सहेलियां कुछ जरूर थी। अच्छा ये बताइए, क्या वो किसी नेबर्स से ज्यादा क्लोज थी या कोई नेबर ऐसा था उसका जो जबरदस्ती या बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था उससे बातें करने की? सबके साथ हमेशा अच्छे से बात करती थी, वो भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर, वरना वो तो अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। दोस्त उसके बहुत कम थे, लेकिन हाँ कोई ना कोई दुश्मन जरूर था। दीदी कहती थी कि नीचे अकेले खेलने मत जाया करो। क्यों? क्योंकि नीचे एक गंदे अंकल आते रहते थे और दीदी नहीं चाहती थी कि मैं उनके पास जाऊं। यहाँ बेटा? अच्छा ये बताइए कि आप उस गंदे अंकल को जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। राकेश, ये गंदे अंकल कौन है? तो मुझे लगता है उसने जनरली ये कहा ताकि मीनू बाहर खेलने न जाए। नहीं नहीं राकेश, अगर ये जनरल बात होती तो वो बोलती गंदे लोग, गंदे अंकल कह के नहीं बुलाती। या फिर अगर कोई नेबर होता तो फिर वो उसका नाम लेके बुलाती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इंसान है जिसको मीनू गंदे अंकल कह के बुलाती है। एक काम करो राकेश, यहाँ के सेक्रेटरी से बात करते हैं, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राइट सर। इस बिल्डिंग में जितने भी लोग आते हैं, विजिटर्स, वेंडर्स, सर्वेंट्स, इन सारों की एंट्री होती है? जी सर, वॉचमैन के पास रजिस्टर है, उसमें दर्ज है। दिखाइए मुझे। आइए। राम सिंह, राम सिंह, बिट्टू। ये बिट्टू कौन है? सर उसी का नाम है, आइए। ये राम सिंह रूम? जी। राम सिंह, राम सिंह। राकेश, कवर चेक कर। राम सिंह? देखने में तो वो बहुत सीधा साधा आदमी लगता था। आपके पास तो राम सिंह का एड्रेस वगैरह होगा? जी हाँ, ऑफिस में है। चलिए चलिए। बिट्टू कहाँ है बता? सब क्या 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 मेरे बेटे ने? अरे सब कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को। अरे उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, सब छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। पता क्यों मारा उसको? साहब हम काहे मारेंगे उसको, हम तो उसको प्यार करते थे। गुड आफ्टरनून। कोई रिक्शा वाला दोस्त है तेरा? सच सच बता। नहीं साहब। 2 तारीख को कहा था? 2 तारीख को कहा था तू? साहब वो साहब। हाँ साहब, इसके नाम राम सिंह है। हमेशा एक ही लड़की का फोटो लेके आता है और हमारे एक ही लड़की का दिमाग खाता है। हाँ साहब, फोटो दिखाकर मुझे इसी की तरह तैयार होने को कहता है। करता कराता कुछ नहीं, बस मुझे तैयार करके घूरता रहता है और इसका नाम लेता रहता है। रोज आता है? नहीं,
सिर्फ मंगल को छुट्टी होती है ना उसकी, हर मंगल सुबह होते ही चला आता है और अगली सुबह तक यहीं पड़ा रहता है। 2 साल से एक भी मंगल मिस नहीं किया इसने। मैथिली वाला हादसा मंगल के दिन हुआ है। अगर ये सच बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि राम सिंह इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। राकेश, वो ऑटो के नंबर्स का क्या हुआ? सर इस 56 नंबर से एंड होने वाली 1040 रिक्शा मिली सर दिल्ली में। कितनी? अब 1040 सर। इनकी इंक्वायरी करने में टाइम लग जाएगा सर। 1040। ठीक है, फॉलो करो। सारे रास्ते बंद नजर आने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी, लेकिन एक मुश्किल हल नहीं हुई थी कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैथिली के केस में ठीक से कोई सुराग मिले, एक दूसरा हादसा हो गया। पेपर स्प्रे मारेगी। रुक 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 रुक। रुक 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 रुक। मयूर विहार फेस 1 में दिन दहाड़े होने वाली ये दूसरी हत्या थी। दोनों ही कत्ल बड़ी बेरहमी के साथ किए गए थे। मैथिली को सड़क पर घसीटकर मारा गया था तो रत्ना को सड़क पर दौड़ाकर उसके शरीर पर 32 बार चाकुओं से वार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि मारने वाला उसके शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। कौन थे ये जानवर जो शहर को जंगल समझ रहे थे? अब पुलिस मैथिली और रत्ना के केस में सिमिलैरिटीज तलाश करने की कोशिश कर रही थी। सर मैंने आपको फ़ोन किया था। मोहन तेरा नाम है? यस सर। क्या हुआ था? ये गलियों से ये लड़की खून से लथपथ भाग रही थी। मैं भी इनके पीछे भागा। जब इनका मोबाइल गिरा मैंने मोबाइल उठाया। राकेश। यस सर। ये लो। और किसने क्या देखा? ए इधर आ। राकेश। यस सर। कॉल दी एम्बुलेंस। एक काम करो। यस सर। ये पूरे एरिया को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? बस हर साइड तुम जाओ, पूरा एरिया चेक करो। जितने भी लोग वहाँ पर हैं सबसे बातें करो, पूछताछ करो, ठीक है? यस सर। चलो मेरे साथ। नहीं सर, सुना तो मैंने भी है कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, लेकिन मैंने देखा नहीं। यहाँ पे 2 लड़कों ने एक लड़की को दौड़ा दौड़ा के मारा आज शाम को। उसका खून कर दिया। आपने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो काम पे गया हुआ था, अभी आया। इंस्पेक्टर साहब, आप उस लड़की की तहकीकात कर रहे हैं? हाँ, क्यों? मैंने उसको भागते हुए देखा था। उसके पीछे 2 लड़के भी थे और खून में लथपथ थी। वो लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं? मैं वहां से आया था जब तक तो वो भाग चुके थे सर। 1 मिनट सर, उसका बैग भी गिरा था सर। ये बैग गिरा था उसका यहाँ पे। रत्ना चंद्रशेखर, पटेल रोड, मोहन नगर, दिल्ली 6। थैंक यू। आपकी बेटी के दोस्त कैसे थे? कभी उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, झगड़ा करने वाली लड़की नहीं थी वो। हाँ, दोस्त बहुत थे उसके, जिसमें लड़के और लड़कियां भी थे, लेकिन ऐसे तो कोई बात नहीं थी सर। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो हमें जरूर बताती। सर, अपने करियर से बहुत प्यार था उसे। रत्ना कॉलेज जाए ना जाए, लेकिन अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस ना कभी मिस नहीं करती थी वो। और अपने करियर को लेकर ही पिछले कुछ दिनों से थोड़ी परेशान थी वो। रत्ना, तू रो रही है बेटा? Mama, how could he do this to me? How? क्यों बेटा, बात क्या है ये तो बता। बोल ना बेटा, क्या हुआ? मम्मा, मेरे टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। रणवीर सर ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, और ये कोई
आखिरी कंपटीशन तो है नहीं, देख अभी बहुत सारे कंपटीशन होंगे और देख लेना एक दिन ना तू जरूर गोल्ड मेडल लेगी। और तब ये तेरे रणवीर सर ना यही बहुत प्राउड से बोलेंगे कि रत्ना मेरी स्टूडेंट है। चलो चुप हो जा, इसे रोते नहीं ना। चलो सर ये स्केच आर्टिस्ट ने उन बाइक वाले लड़कों की बनाने की कोशिश की थी सर, पर ज्यादातर आई विटनेसेस ने लड़कों को या तो रुमाल से ढके हुए या फिर हुड के साथ देखा था, इसलिए वो तस्वीरें ठीक से नहीं आ पाई हैं सर। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये वही लोग हैं। नहीं सर, हम इन्हें नहीं पहचानते। कौन लोग हैं? इस केस से संबंधित कोई भी बात आपको याद आए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस। सर इन दोनों को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। सिर्फ ये एक मर्डर नहीं है राकेश, इट्स अ हेट क्राइम। सर 10 दिन के अंदर अंदर 2 मर्डर हुए हैं सर अपने एरिया में। कहना क्या चाहते हो तुम? सर मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही केसेस में सिमिलरिटीज है। मैथिली और रत्ना दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स थी, उनका एज ग्रुप सेम था, दोनों का मर्डर दिन दहाड़े हुआ इसी एरिया में, और दोनों ही विक्टिम्स को मारने के पीछे नफरत साफ नजर आ रही है सर। हो सकता है राकेश, तुम एक काम करो, जितनी भी पर्सनल डिटेल्स इन दोनों लड़कियों के बारे में मिलती है उसको कलेक्ट करो, क्योंकि दोनों ही विक्टिम्स अपने खूनी को पहले से जानती थी। यस सर। सर रत्ना बहुत ही हॉनहार टैलेंटेड लड़की थी, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था उसका, और मेरी तो फेवरेट स्टूडेंट थी वो। लेकिन उसके पेरेंट्स तो कह रहे थे जब से आपने उसे टीम से ड्रॉप किया वो बहुत अपसेट रहने लगी थी। सर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ एक बात है सर, रत्ना कुछ परेशान से रहती थी। मैंने कई बार पूछने की भी कोशिश की मगर कभी कुछ नहीं बताया। इसको कहीं देखा है? नहीं सर, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। नहीं, हमने कभी नहीं देखा इन लोगों को। आपका मतलब है इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची को मारा है? हो सकता है मिस्टर सिंह, लेकिन पूरे यकीन के साथ मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही मर्डर्स एक एरिया में हुए हैं और डे लाइट में हुए हैं। वी हैव टू फॉलो द लीड्स। इन्वेस्टिगेशन चालू है, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है विल इन्फॉर्म यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वो आपके कॉलेज की लड़की, जो उसके साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको जो भी कुछ पता है हमें बता दीजिए प्लीज। सर हमारे कॉलेज में एक लड़का है वीरेन, अच्छा। उसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। अरे यार मैंने खुद देखा है उसको रोज के साथ। मैंने उस पर कितना ट्रस्ट किया। He was cheating on me। बोल दिया मैंने उसे, आज के बाद मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करे। बहुत अपसेट थी बेचारी वीरेन को लेकर के। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे कर सकता है वो। मैं अपनी गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सर कुछ दिनों पहले उसका वीरेन के साथ झगड़ा भी हुआ था। तुम रोज के साथ भी वही कर रहे हो जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम जैसे लड़कों की पोल सबके सामने खुलनी चाहिए। मुझे तो तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, रोज के सामने मैं तुम्हारी पोल खोल के रहूंगी। तुमने अगर मेरे और रोज के बीच में आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने किसी को नहीं मारा सर। तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है। 2 दिन पहले आपका बेटा विक्टिम को फोन करके धमकी देता है, 2 दिन के बाद उसका मर्डर हो जाता है और ये कह रहा है कि मर्डर नहीं किया। सर धमकी तो सर मैंने उसे गुस्से में दी थी सर, वो मेरे बारे में अफवाह फैला रही थी सर। वो सबसे कहती फिर रही थी कि उसने मुझे डंप किया सर, जबकि सच्चाई ये है कि सर मैंने डंप किया था उसे। रत्ना इट्स ओवर। मैं तुम जैसी शक करने वाली लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम चाहती हो मैं किसी लड़की से बात ना करूं, किसी के साथ घूमने फिरने ना जाऊं, आई मीन कोई फ्रेंड्स ही ना बनाऊं। हाउ इज इट पॉसिबल? वीरेन आई एम सॉरी, रियली सॉरी। देखो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना सर। उसके बाद उसने मुझ पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए सर। सर इवन रोज को भी उसने मेरे बारे में जाके भड़का दिया। ये रोज कौन है? सर मेरी एक फ्रेंड है सर, मैं उसे चाहने लगा था और मैं प्रपोज करने वाला था सर। और सर ये बात रत्ना को पता चल गई। तुम्हें क्या लगता है
जो इंसान मेरे साथ इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद मुझे चीट कर सकता है, वो तुम्हें चीट नहीं करेगा। तुम्हें उससे मतलब? मैं तो बस बता रही थी, तुम्हें वार्न कर रही थी। वीरेन को एक लड़की के साथ रहने की आदत नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। सर उसके बाद उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम मेरे और रोज के बीच में क्यों आ रही हो? देखो तुम जानती हो कि मैं रोज से प्यार करता हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों भड़का रही हो उसे? हाँ, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। क्या कह दोगी? हाँ, यही कि तुमने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जिस दिन ये हादसा हुआ तू कहाँ था? सर मैं घर पे था, मॉम डैड के साथ। सर अगले दिन इसका एग्जाम था, इसलिए पूरा दिन बैठकर घर पे पढ़ाई कर रहा था सर। ठीक है, आप इसे अभी ले जा सकते हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर कहीं जाए नहीं। हो सकता है हम इसे दोबारा बुलाएं पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए। ठीक है, जा। वीरेन ने कहा था वो मुझसे जलती है, लेकिन हाँ, मुझे भी लगा वो शायद उसकी एक्स है तो स्टोरी बना रही हो, बट नहीं। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उसी के साथ था। उसी दिन मैं वीरेन से दूर जाने का फैसला कर लिया। और रत्ना एक बहुत अच्छी लड़की है सर। उसने वीरेन के बारे में मुझे बहुत पहले सच बताया था, बट मैंने उसकी बातों पे बिलीव नहीं किया। थैंक यू। राकेश, क्या नाम है इसका? वीरेन। वीरेन, हाँ वीरेन। इस लड़के के ऊपर पूरी नजर रखो। लड़कियों के बयान के अलावा इसके खिलाफ मुझे एक ठोस सबूत चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों केस में अगर मर्डर सेम है तो इस वीरेन का मैथिली से क्या कनेक्शन है। राकेश, पता करो मैथिली अपने घर से कॉलेज और ट्यूशन के बीच में किन किन लोगों से मिलती थी, और सेम इंफॉर्मेशन मुझे रत्ना के बारे में भी चाहिए। सलाम साहब। इस लड़की को जानते हो? हाँ साहब, ये लड़की अक्सर यहाँ से गुजरती है। और ये दो लड़के? हाँ साहब, ये दोनों वही लड़के हैं जो अक्सर इस लड़की को छेड़ा करते हैं सर। यहाँ पे हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं साहब। देख देख, भाभी आ गई तेरी। बस चुप कर, शक्ल देखी अपनी। तेरी भाभी है, वह क्या लग रही है यार? भाई तू ही ले जा। सही लग रही है ना? आज तो एकदम कट्टो। वह माँ कसम, शादी कर लो यार एक बार। हाँ बोल दे तो भाई। जा भाई, कर ले। कर बात करो। देख ऑटो जा रहा। वह यार ऑटो मंगा लिया। हाँ, अबे हेलो हेलो। तेरे हाथ में ना आएगी। सुनी नहीं रही ना हेलो। सुनेगी। अरे रुको, मैं रिक्शे वाले आराम से ले जाइयो। अरे भाभी है तेरी। तेरे हाथ में आने की। इन दोनों का नाम जानते हो तुम? नाम तो नहीं पता साहब, पर ये लोग सर उस बेचारी को बहुत परेशान करते थे। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी साहब? और एक दिन वही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था साहब। क्या डाल दिया? सर नाम तो पता नहीं, लेकिन इन्हें मैंने जिम के पास बहुत बार देखा है। हाँ सर, दोनों को पहचानता हूँ मैं। ये समीर और ये सुनील है दोनों। ये दोनों हमारे जिम के मेंबर हैं। इन दोनों का एड्रेस है आपके पास में? हाँ सर, एड्रेस है और इनका एक लॉकर भी है हमारे पास। चाबी? ये लो सर। लॉकर कहाँ है? सर ये रहा 21 नंबर लॉकर। थैंक यू। वेलकम सर। मोटे, ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकलते हैं भाई। भाग रहा है। तूने रत्ना को मारा है?
रत्ना को तूने मारा है, रत्ना को तूने मारा, क्यों मारा रत्ना को? सर हम सब टाइम पास कर रहे थे, छेड़खानी करते थे सर। हाँ सर, उसने सबके सामने हमारी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया और वहां पे भीड़ जमा कर ली, हमारा मजाक बना दिया उसने। तूने मारा है ना? तूने मारा इसको? नहीं साहब, लड़की सब जानते भी नहीं साहब। रत्ना को हमने मारा है सर, रत्ना को मारा, लेकिन सर इसे हमने देखा भी नहीं कभी। आप इसे बीमार मानसिकता नहीं तो भला और क्या कहेंगे? कुछ लोग औरतों के साथ छेड़खानी करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और अगर औरत जरा भी इस बात का विरोध करे तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं और इस बात का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को हिम्मत देता है हमारे और आप जैसे लोगों का रवैया, जो कुछ करने की बजाय मूक दर्शक बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर हादसे के समय किसी ने भी 100 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया होता तो यह हादसा रोका जा सकता था और मुजरिम भी उसी वक्त पकड़े जा सकते थे। हो सकता है सर ये लोग झूठ बोल रहे हो? नहीं राकेश, अगर ये अपना पहला मर्डर कबूल कर सकते हैं तो दूसरा मर्डर क्यों नहीं कबूल करेंगे? सजा तो एक ही है। रत्ना के मर्डर का मोटिव था रिवेंज। हो सकता है मैथिली के मर्डर का मोटिव यही हो। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा खूनी है कौन और किस बात का रिवेंज ले रहा है। आप और मैथिली अच्छे दोस्त थे? हाँ सर, मैं और वो हमेशा साथ में ही रहते थे। तो आपको पता ही होगा ये सब उसके साथ किसने किया? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। इनफैक्ट अगर मुझे पता होता तो मैं ही आपको सबसे पहले आकर बता देती। उसे कोई छेड़ता था या कोई परेशान करता था? हाँ सर, बाहर एक चाय वाले की दुकान है, वही 3-4 लड़के हर रोज बैठे रहते हैं और वही आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते ही रहते हैं। तुम्हें उनका चेहरा याद है? स्केच आर्टिस्ट को बता पाओगी? हाँ सर, थोड़ा बहुत। रत्ना के मर्डर के पीछे मोटिव था रिवेंज, लेकिन मैथिली जैसी लड़की, सीधी सादी, भोली, चुपचाप रहने वाली, उसके साथ क्यों? ये तो वही लोग बता सकते हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पहुंच से अभी ज्यादा दूर नहीं है। I hope so. इन्हें पहचानते हो? अरे ये तो अपने अर्जुन भाई है सर, 2-3 लड़कों का ग्रुप है, हमेशा साथ ही घूमते हैं। कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये तो नहीं पता साहब, पर अपनी मुलाकात तो इनसे यहीं हो जाती है। और इनका एक दोस्त है, ऑटो रिक्शा चलाता है, कभी कभार आता है यहाँ। जी वैसे पहचानता तो नहीं, लेकिन हमारा कोई भी आदमी अगर गलती करता है तो हम उसे पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। बोले जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब एक काम कीजिए, इस स्केच को अपने सभी रिक्शा स्टैंड पर पहुंचवा दीजिए, ठीक है? आपका कोई ना कोई ड्राइवर होगा जो उसे पहचानेगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं अभी के भी करा देता हूँ जी। चलो। सलीम को जानते हो? जी हाँ, मेरे पास ड्राइवर है। कब से? यही कुछ 6 महीने से काम कर रहा है सर। अभी कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं बता सकता, वो 4-5 दिन से आ भी नहीं रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है सर, स्विच ऑफ आ रहा है। कोई एड्रेस है क्या? एड्रेस का प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको दे देता हूँ। सलीम है तू? नहीं साहब, क्या हुआ? कौन है तू? साहब दोस्त है मेरा साहब। सवाल कर रहा हूँ तुझसे, चुपचाप जवाब दे। सलीम किधर है? पता नहीं साहब, उसका सामान नहीं, शायद गाँव गया होगा अपने। कौन सा गाँव उसका? कौन से गाँव सा? वो हल्दीपुर में मेरठ के पास है। आप लोग उसे छुपाएंगे तो आप लोग भी अंदर जाएंगे। साहब बताए तो सही, क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया है उसने, बेरहमी से किसी लड़की की जान ली है उसने। नहीं साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। वो तो औरतों की बहुत इज्जत करता है। अरे घर में 3 बहनें हैं साहब, जरूर आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। खबर गलत होती ना तो वो फरार नहीं होता। उसकी और आपकी भलाई इसी में है कि उसका पता चलते ही उसे थाने भेज दीजिए या फिर हमें खबर कर दीजिए। जितनी लंबी देरी होगी उतनी लंबी चार्जशीट बनेगी, याद रखिएगा। छेड़छाड़ तक ठीक था यार, पर जान नहीं लेनी चाहिए थी यार हमने उसकी। कब तक चिपके रहेंगे? कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ना। ए फट्टू, इतने बड़े दिल्ली में तू क्या अकेला मुजरिम है? राजधानी है राजधानी, बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ घूम रहे हैं, समझा? तेरा मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। रिलैक्स, हफ्ता 2 हफ्ता आराम से बैठ, फिर निकलना, समझा? देख पुलिस तो क्या,
लड़की के माँ बाप भी सब भूल जाएंगे। और राज राज का है, उसका भी तो फोन नहीं लग रहा। उसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कर, ठीक है? नहीं फंसा है तो भी फंस जाएगा, चिंता मत कर, वो मेरे टच में है। चल फ़ोन रखता हूँ मैं, अब बार बार मुझे फ़ोन मत कर, बाय। सर सलीम ना घर पे है ना गांव में, अर्जुन भी कहीं चिपके बैठा हुआ है और बाकी लोगों के तो नाम तक पता नहीं सर हमें। राकेश तुम एक काम करो, जमुना पार जितने भी कॉलेजेस हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, वहां पर ये स्केचेस दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिलेगी, बट मेक इट फास्ट। यस सर। ओके हाँ साहब। इसको देखा है? हाँ साहब। किधर? प्रीत बिहार मेट्रो स्टेशन के नीचे पान वाले के पास ड्रग्स लेता है वहाँ। ये गलत खबर दे रहा। नहीं साहब नहीं, मैं सब कुछ नहीं करता। अब से चालू क्या ये? नहीं साहब। हाँ? नहीं साहब, सब किसी ने गलत। देख इसको, ध्यान से देख इसको। कौन है ये? देख। ये अर्जुन है साहब। अर्जुन है ये? हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? ये कौन है? हाँ? नहीं साहब। अर्जुन को पहचानता है, अर्जुन को पहचानता है, लेकिन बाकी दूसरों को नहीं पहचानता। हाथ ले जा। साहब जो पूछा है सीधे से जवाब देने का। अर्जुन का एड्रेस क्या है? एड्रेस नहीं पता साहब। फोन नंबर क्या है उसका? अब फोन नंबर पता है साहब। टाइप कर दे। हाँ टाइप कर। तुम्हारे पड़ोसी अर्जुन को जानते हो तुम? जी सर जानता हूँ। उसके घर पे ताला लगा हुआ है, कब से नहीं देखा तुमने उसको? बहुत दिनों से नहीं देखा है सर उसे। हर महीना 1 तारीख को किराया देने आता था, इस बार भी आकर देकर गया, लेकिन उसके बाद घर पर ताला ही लगा है, आज तक दिखा नहीं। ठीक है चल। सर ये 2 नंबर है जिनकी बार बार आपस में बात हो रही है सर। ये दोनों नंबर उन्हीं लड़कों के होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स एक्टिव हैं या नहीं। सर मैं अभी फोन करता हूँ सर। नहीं राकेश नहीं, तुम्हारा नंबर फ्लैश होगा। मोबाइल कंपनी को फोन करो, पता करो ये नंबर्स एक्टिव हैं या नहीं, ठीक है? यस सर। इनके एड्रेसेस पता करो और इनके लोकेशन ट्रेस करवाओ। धरम दरवाजा खोल। धरम धरम दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। पकड़ रख उसको। चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ चल देखते हैं क्या। मेरी बात तो सुनिए साहब। हाँ, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात तो क्या सुनिए। तूने? लेके जाए इनको, डालो सबको इंट्रोगेशन रूम में, अलग अलग डालना इनको। तेरे वो तीनों दोस्त हैं ना, मालूम है तेरे बारे में क्या बोला? तीनों से मैंने अलग अलग पूछताछ की और सबका कहना यही है कि तूने ही उस लड़की का दुपट्टा खींचा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तीनों को थोड़ी सी सजा होगी, बाहर आ जाएंगे, लेकिन तू चढ़ेगा फांसी के फंदे पे। नहीं सर सर वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर मैंने कुछ नहीं किया सर वो सब लोग मुझे फंसाना चाहते हैं सर, झूठ बोल रहे हैं सर। और सर अर्जुन ने दुपट्टा खींचा था सर मैंने दुपट्टा नहीं खींचा था सर, वो झूठ बोल रहे हैं। तीनों बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। हाँ सर वो झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे फंसाना चाह रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, दुपट्टा किसने खींचा था? अर्जुन ने खींचा था दुपट्टा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग मुझे ऐसे ही फंसा रहे हैं। मैं उनको ऐसे ही जानता हूँ और उन्होंने बुलाया इसलिए मैं ऑटो में बैठ गया। मैंने लड़की को नहीं छेड़ा। अर्जुन ने? ये लेकिन अर्जुन कह रहा तूने खींचा। नहीं सर वो फंसा रहा मुझे। क्यों फंसाएंगे? हाँ? सर मैं नहीं जानता अर्जुन हमें क्यों फंसाना चाहता है सर, पर मैं इतना जानता हूँ कि दुपट्टा अर्जुन नहीं खींचा था। चल खैर जाने दे। सर मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। सर कुछ बोला उन्होंने? राकेश एक काम करो, अब तुम इन चारों को एक ही रूम में डालो। छोड़ क्या कर रहा है? तूने किया समझा? दुपट्टा तूने खींचा था, मैंने नहीं खींचा था। अरे छोड़। तूने क्यों फंसा मेरा नाम? क्यों बोला तुम लोगों ने मेरा नाम? झूठ बोल रहा है तू। किसने बोला तुझे? किसने बोला तुझे? मैंने नाम लिया है? हाँ? पता चल गया मेरे को सब, चुप कर, समझा? छोड़ रे। ठीक है तो क्या हुआ?
बेवकूफ की तरह चिल्ला मत, समझे? सुन, ये लोग ना हवा में तीर छोड़ रहे हैं। सच बात ये है कि हम लोग कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, समझा? अच्छा, प्रूव नहीं कर पाएंगे हैं? तूने जो उन लोगों को बताया उसका क्या? सुन, उस दिन मैं और राज तेरे साथ थे। That's like a good girl. भाई आज तो बड़ी मस्त लग रही है। मीनू, मैं ना मम्मा को बता देना कि मैं 4 बजे घर पहुंचाऊंगी। हाँ ठीक है, आ जाएगी 4 बजे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। कुछ नहीं बताया कि अरे तो मर गई। अबे बता। मर गई यार। ये असली कांड तूने किया है। भाई दुपट्टा तू नहीं खींचा था और कॉल करके भी तू नहीं बुलाता। तेरी वजह से मर रही है लड़की, समझा? हाँ ठीक है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ चिल्लाओ तो मत। चिल्ला क्यों रहे? और आपको ये लगता था कि आपका बेटा बेकसूर है? बंद कर नाटक, लेके जाओ इनको। चल भाई, तू भी चल। अच्छा सर, ये बताओ मम्मी कैसी है? गंदी है। अच्छा, और पापा? पापा भी गंदे हैं। ओ अच्छा, ये बताओ दादू कैसे है? दादू अच्छे। तो देखो दादू आपके लिए क्या लाए। ये देखो, अच्छा है, बलून है और एक बेबी बलून है ना? पिछड़ो। साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरा नाम किरण है। मैं सेठ जी को जानता हूँ। सेठ जी के बेटे रौनक भैया के जिम्मे में काम करता हूँ और मैंने रौनक भैया को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। किसी को अटक करते भागते हुए देखा? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सोनू हमारी बच्ची सोनू कहाँ है? बच्ची? गाड़ी में बच्ची थी? इंस्पेक्टर साहब, इसमें हमारी बेटी थी, इन्हीं के साथ तो आई थी। साहब, एक बच्ची हमारे पास आई है। साहब, हमारी बेटी होगी, आइए। यही आपकी बच्ची? जी इंस्पेक्टर साहब। आजा बेटा। आमतौर पर गोली का खोखा इतना खराब नहीं होता है। इसका मतलब एक ही हो सकता है, ये गोली जरूर कट्टे से चली है। सर, आरा बिहार के रहने वाले 65 वर्षीय प्रवीण सिन्हा, जो कि एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे और एक नामी व्यक्ति भी, उन्हें किसी ने उस वक्त मार दिया जब वो अपनी पोती को घुमाने निकले थे। एक मासूम बच्ची की आंखों के सामने उसके दादाजी की हत्या हो चुकी थी। उस छोटी सी बच्ची के मन पर एक ऐसी याद की छाप छप चुकी थी जिसे मिटा पाना शायद मुमकिन ना हो।
गोली बहुत करीब से चलाई गई है और ये गोली इनके स्कल बोन में जाके अटक गई है। ये देखिए यहाँ ये, और मौत इनकी ऑन स्पॉट हो गई थी। टाइम होगा कोई शाम के 4:30 से 5:30 के बीच। बुलेट और क्राइम स्पॉट से मिले सेल को मैंने बैलिस्टिक डिपार्टमेंट पटना भेज दिया है। प्रवीण सिन्हा की कॉल डिटेल से कुछ मालूम पड़ा? ज्यादातर कॉल घर और ऑफिस के बीच में हुई है। ऐसी कोई कॉल नहीं है जिससे कोई लीड मिल सके। मगर सर, जैसा कि आपका कहना था कि गोली किसी देसी कट्टे से चली है, बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली 303 बोर के देसी कट्टे से चली है। किसी लोकल गैंगस्टर का काम लगता है सर। अगर ये अटैक किसी लोकल गैंगस्टर ने किया होता तो गाड़ी को जबरन रोका गया होता, लेकिन क्राइम लोकेशन पे गाड़ी को जबरन रोकने के हमें कोई भी निशान नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात, कार के शीशे चढ़े हुए थे, कार का इग्निशन और एसी दोनों ऑन था। मतलब साफ है, प्रवीण सिन्हा को गोली गाड़ी रोककर ही मारी गई है। वैसे भी किसी अनजान आदमी के लिए प्रवीण सिन्हा गाड़ी क्यों रोकेगा तब जब उसकी पोती उसके साथ थी? वैसे उसकी पोती की हालत कैसी है? टंग दिखा बेटा। देखिए, बच्ची का बुखार अभी तक उतरा नहीं, लगता है वो काफी सदमे में है। मैंने जो दवाइयां दी हैं उसे समय समय पर देते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक। एक बच्ची के सामने उसके दादा को मार डाला। अगर एक बार मुझे वो लोग मिल जाए, मैं मुजरिम जब जुर्म करता है ना तो कुछ सोचता नहीं है। वैसे अपने पिता के बारे में और कुछ बताएं। पापा पिछले 40 सालों से गैस एजेंसी चलाते हैं गोला मोहल्ला में। पापा की बहुत इज्जत है वहां पे और धर्म कर्म के मामले में भी हमेशा आगे रहते थे। आपके पिता आपसे आखिरी बार कब मिले थे? रोज की तरह जब मैं जिम से लौटा तभी मिले थे आखिरी बार। पापा भी आ गए। पापा, सोनू को जरा जल्दी ले आएगा, आज उसके फ्रेंड का जन्मदिन है। हाँ हाँ ले आएंगे। अरे जाने तो दो। अरे पापा आराम से, क्या कर रहे हैं आप? सर्वाइकल की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, जवान है अभी तक हम। दूध जलेबी खाया हम। हाँ, ये जिम विम की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तुम्हें पड़ती होगी। पापा आप भी ना। अब जा, लेट कर दिया हमें। सोनू बिटिया, चलो 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 चलो, दादू के साथ ड्राइव पर चलेंगे। अब सोनू बिटिया दादू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी, है ना? ओके। फिर करीबन आधे घंटे के बाद मुझे फोन आया। किरण मेरे जिम में काम करता है और उसी ने मुझे फोन किया। आपके पिता की कभी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो परेशान होते, लेकिन वो तो बहुत खुश थे। लो, इतना सारा जैम, पापा आपके लाड प्यार ने ना बेहद बिगाड़ दिया इसको। अरे खाने दे बहू, यही तो दिन है। खाओ खाओ खाओ। अरे हाँ मंजू जी, वो जो अपनी एजेंसी में पंकज काम करता है ना, उसकी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आएगा तो उसे 20,000 रुपए दे देना। ठीक है पापा। हाँ, इसी तरह पैसे लौटाते लौटाते कहीं एक दिन हमें मांगने की नौबत ना पड़ जाए। जब तक हम जिंदा है ना, किसी बात की फिक्र मत करो। हाँ, इतना कमा के छोड़ के जाएंगे ना कि साथ कुश्ते बैठ के आराम से खाएंगे। 40 साल पुरानी एजेंसी है आपके पापा की, कभी कुछ हुआ? सर इस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। एजेंसी की सारी बातें उदय जी को पता होती है, मैनेजर है वो हमारे। एजेंसी तो ये लगती है। सॉरी, तो कहा ना साहब, ये सिलेंडर का नया स्टॉक आया था ना, इसलिए शटर थोड़ा सा खोल दिए। वैसे तुम्हारे सेठ जी कितने बजे तक बैठते थे एजेंसी में? सेठ जी तो 11 से 3 बजे तक ही बैठते थे, उसके बाद घर चले जाते थे। और एजेंसी जो है ना, वो शाम को 6:30 बजे तक खुली रहती है। और साहब हमको भी हादसा के बारे में रात को ही पता चला। क्यों? सेठ जी का बेटा रौनक एजेंसी में नहीं आता? नहीं साहब, उनका तो खुद का ही बिजनेस है। अच्छा, कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ? और कल किसी कर्मचारी ने कोई छुट्टी ली हो या फिर कोई जल्दी चला गया हो? कल तो सब 6:30 बजे ही गए थे
और हाँ साहब, हमारे एजेंसी में जितने लोग भी काम करते हैं ना, वो सब पुराने लोग हैं। कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है। हमको भी यहाँ काम करते हुए 7 साल हो गया है साहब। अरे इतने सालों पुरानी एजेंसी है, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ साहब, 2 साल पहले सेठ जी का बबलू नाम के गुंडा के साथ झगड़ा हुआ था। सेठ, अच्छा नहीं किया तूने हमारे साथ, हमारे बाप को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, देखना एक दिन ताला लगवाऊंगा यहाँ। देखो तुम्हारे पिताजी यहाँ पे शराब पी के काम पे आते हैं, मुझे धमकाने के बजाय अपने पिताजी का इलाज करो। इलाज तो हम तुम्हारा करेंगे, तुम भी याद रखेगा, तुम्हारा खानदान में। देखो ऐसे गुस्से से काम नहीं चलता है, शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, समझे? अपने पिताजी का इलाज कराओ। अरे अरे क्या करो? एजेंसी का आदमी लोग उसको मार मार के भगा दिए। अब आप ही बोलिए साहब, कोई हम लोगों के सामने हमारा सेठ जी को गाली देगा तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? अरे साहब, हम लोग तो उसका लाइफ ही बिगाड़ देते हैं, लेकिन सेठ जी रोक लिए। सेठ जी सबका बहुत मदद करते थे साहब, बहुत ही अच्छे आदमी थे, भगवान जैसे थे हम लोगों के लिए। हम लोग तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि वो सेठ जी की आत्मा को शांति दे। सर ये है बबलू, इसका बाप दारू की वजह से मर गया। अपहरण डकैती के कई केस हैं इस पर, साल भर से जेल से बाहर है। आजकल शास्त्री नगर के पीछे वाले मोहल्ले में रहता है। उठा के ला उसे। सर सर यही है बबलू का घर। क्या हुआ साहब? यार बबलू, प्रवीण सिन्हा का मर्डर किया तूने। मर्डर? साल भर से हमने किसी को छुआ तक नहीं है, जब से शादी हुई है। चला चलो घर का। अरे साहब साहब, अरे क्या कह रहे हैं साहब? अरे बड़ा बाबू, देखिए हम सुधर गए बड़ा बाबू, हमने सब, मैडम जी हमने सब गलत धंधा छोड़ दिया। मैडम जी काहे के लिए सब करेंगे? मैडम हम बोल रहे हैं ना साहब कि हम सुधर गए। देखिए सुधर गया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली 303 बोर के देसी कट्टे से चली है। लेके चलो इसको। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया साहब, ये सुधर गए साहब। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब हम बोल रहा हूँ ना, सब गलत धंधा छोड़ दिया साहब। वो कट्टा भी पुराना है साहब, माँ कसम साहब, वो चलता भी नहीं है साहब। बेवकूफ समझा हमको? ऐसा कट्टा 2-3 फायर में खराब हो जाता है। तूने फायर किया होगा, उसके बाद बंद पड़ा होगा कट्टा। हमारी बच्ची की कसम साहब, हमने कुछ नहीं किया है। बच्ची की कसम खाता है? एक छोटी सी बच्ची है तेरी, और एक छोटी सी बच्ची के सामने तूने उसके दादा को मार दिया। साले हाथ नहीं कांपे तेरे, हाथ नहीं कांपे। सुपारी ली? नहीं साहब। कि बदला लेने के लिए मारा? नहीं साहब, हमने नहीं साहब। ऐसा नहीं बताएगा तू? साहब कुछ नहीं किया साहब। सर ये बबलू का तो एक ही रिकॉर्ड बज रहा है सर। उसे इतना मारो कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। सर लेकिन सर, अगर बबलू ने प्रवीण सिन्हा का मर्डर किया है तो हो सकता है उस बच्ची ने उसे देखा हो, वो उसे पहचान सकती है सर। नहीं, मेरी बच्ची सदमे में है और मैं आपको उससे कोई सवाल जवाब नहीं करने दूंगी, समझे आप? देखिए आपकी बच्ची ही एकमात्र आई विटनेस है हमारे लिए, इसलिए हमारा उससे मिलना बहुत ही जरूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझे ना? वो क्यों समझाएंगे? वो भी देखते हैं कि किस तरह रात में सपने से डर के जाग जाती है वो। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बच्ची है वो, क्यों से वही सब बार बार याद दिलाना चाहते हैं? मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन खूनी का जल्द से जल्द पकड़े जाना भी जरूरी है। हमारी बच्ची से सवाल जवाब करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास? देखिए हम कह देते हैं, सोनू ना इनके सामने आएगी और ना ही किसी सवाल का जवाब देगी, समझे आप? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं आपको उससे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता, और डॉक्टर साहब ने मना किया है। बच्ची अभी तनाव में है और पहले उसके सदमे से बाहर आना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए अगर आपको, ठीक है चलो। रूल के मुताबिक पेरेंट की परमिशन के बिना बच्चे से बात नहीं कर सकते।
हेलो हेलो, मैं राजेश सिंह बैलिस्टिक डिपार्टमेंट से। हाँ, मैच हुआ? जी नहीं, ये जो कट्टा है ये 315 बोर का है, लेकिन जिस कट्टे से प्रवीण सिन्हा पर गोली चलाई गई वो 303 बोर का था। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं 303 बोर की गोली 315 बोर के कट्टे से नहीं चलती। ऐसे करने से हाथ में ही कट्टा फट जाएगा। ओके। क्या हुआ सर? बबलू ने सिन्हा का खून नहीं किया। 10 दिन बीत चुके थे और अब तक पुलिस के हाथ ना कोई सुराग लगा था और ना ही खून का मकसद। एक इंसान जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे, देवता मानते थे जिसे, आखिरकार उस इंसान को किसी ने इस तरह से क्यों खत्म किया होगा? केस का कोई सिरा हाथ नहीं आया तो पुलिस ने नए सिरे से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सामने बस्ती है और यहाँ पर यह बंगला जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, और उधर ये मंदिर। लेकिन सड़क का ये सिरा ऐसी जगह है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम है। सर मतलब खूनी को मालूम था कि इस जगह उसे कोई देखेगा नहीं। राइट। खूनी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोजाना प्रवीण सिन्हा यहाँ से गुजरते हैं। ये प्लान मर्डर लगता है सर। हमको भी यही शक है। ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो प्रवीण सिन्हा को पहले से अच्छी तरह जानता था, जो प्रवीण सिन्हा की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था और मौका देखकर उसने गन पॉइंट पे गाड़ी रुकवाई और प्रवीण सिन्हा को गोली मारकर यहां से फरार हो गया। लेकिन सर अगर गाड़ी को गन पॉइंट पर रुकवाया गया होता तो प्रवीण सिन्हा का गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता, जिससे गाड़ी के टायर के स्क्रैच मार्क्स सड़क पर होते। ऐसे कोई मार्क्स तो हमें यहाँ मिले नहीं। सर यहाँ पे कोई स्क्रैच का मार्क नहीं है सर, लेकिन गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान वाले आदमी ने ही गाड़ी को रुकवाया। हो सकता है गाड़ी को किसी जान पहचान वाले ने ही रुकवाया। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और सारे सबूतों को फिर से रीचेक करते हैं। चलो सर। क्या हुआ सर, कुछ सोच रहे हैं क्या? एक काम कर, गाड़ी टर्न कर और प्रवीण सिन्हा के ऑफिस की तरफ ले। नमस्ते सर। अच्छा, जब हम पिछली बार जांच के लिए आए थे तब एक 16-17 साल की लड़की हमसे टकराई थी। लड़की? कौन सी लड़की साहब? हमको याद नहीं है साहब, और वैसे भी वो दिन कस्टमर आया नहीं था, काहे कि एजेंसी बंद था ना वो दिन। लड़की तो वही थी। अच्छा, तुम्हारी एजेंसी में कोई 17-18 साल की लड़की काम करती है? नहीं साहब। कभी कभी कोई सवाल यूं ही डाउट पैदा कर देता है। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने एजेंसी में जिस लड़की को देखा था उसका सच क्या था ये किसी को नहीं पता था, और पुलिस को भी इस केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार कौन थी ये लड़की और क्या लेना देना था उसका इस केस से? क्या प्रवीण सिन्हा का कत्ल महज एक गुत्थी बनकर रह जाने वाला था और इस लड़की का इस केस से कोई लेना देना था भी या नहीं? हेलो, इनके बारे में कुछ पता चला क्या भाई साहब? कुछ पता नहीं चला। देखिए, हम आपको बोले हैं ना कि हमको रोज रोज फोन मत कीजिए। देखिए, हम खुद बहुत परेशान हैं। हर दूसरा दिन पुलिस आ जाती है और अब हम और कोने बकरा नहीं चाहते हैं। शुक्र मनाइए पुलिस को भनक नहीं लगी, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाती और हमारा जीना मुश्किल हो जाता। रखते हैं। ये तो वही लड़की है।
अरे श्रुति बेटा कैसे हो? ठीक हो चाचा जी। पापा जी कैसे हैं? पापा ठीक है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई उनसे, उनको बोलना चाचा जी याद कर रहे थे। जी। मुझे लगता है उस लड़की का इस केस से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। बहुत ही अहम कड़ी है वो लड़की। एक काम करते हैं, मैंने जिस एरिया में उसे देखा था वहीं चलकर उसे ढूंढते हैं। हो सकता है शायद वो वहीं कहीं मिल जाए। एक मिनट, ये तो वही लड़की है। सर वो ऑटो तो जा रहा है। एक मिनट। चल। हाँ, ये हमारे स्कूल की छात्रा है, 11वीं कक्षा में पढ़ती है। श्रुति झा नाम है इसका। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल तो कुछ नहीं, हमें इसका पता चाहिए। ओके। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर प्रवीण सिन्हा का जहाँ मर्डर हुआ वो जगह यहाँ से बहुत नजदीक है। वही तो, घटना स्थल यहाँ से नजदीक है और उस लड़की श्रुति झा का प्रवीण सिन्हा के ऑफिस के बाहर दिखाई देना है और क्राइम लोकेशन में मुझे उसका दिखाई देना है। पता नहीं शुक्ला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन इस केस से जरूर है। सर घर पे ताला लगा हुआ है, कहीं वो भाग तो नहीं गए? हो सकता है। इधर आओ। हमको साहब? हाँ तुम इधर आओ। हाँ साहब, क्या हुआ? ये श्रुति झा का घर यही है? हाँ साहब। घर पे ताला लगा हुआ है। कहाँ गए लोग? साहब श्रुति की माँ वो सुधा भाभी है ना, उनका उधर वो पिछली गली में वो ब्यूटी पार्लर का दुकान है, वो हुआ गई हैं। और उनके बाबूजी नरेंद्र जी वो सिन्हा साहब के यहाँ काम करते हैं। क्या? हाँ साहब। प्रवीण सिन्हा के ऑफिस में? हाँ साहब। जी साहब। नरेंद्र झा तुम्हारी एजेंसी में काम करता है, ये बात तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कहाँ है वो? पता नहीं साहब, सेठ जी के देहांत के बाद वो आए नहीं। अब कहा है ना साहब, सेठ जी के साथ उनका फैमिली जैसा रिलेशन है, तो हम सोचे कि वो भी सदमे में होंगे। 2 हफ्ते से एक आदमी काम पे नहीं है और तुम ये सोचकर बैठ गए कि वो आदमी सदमे में है। ढूंढने की कोशिश नहीं की? साहब वो उनकी पत्नी का फोन आया था साहब। कई बार फोन किए साहब एजेंसी में, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते से आपके पति घर नहीं आए, आपने मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? हमने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हम उनके ऑफिस भी गए थे लेकिन कुछ पता नहीं चला। और हमारी अम्मा ने हमें चुप रहने के लिए कहा था। नरेंद्र पर तो शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब, काहे कि जौन दिन ये हादसा हुआ वो दिन 6:30 बजे तक नरेंद्र ड्यूटी पे था। आप रजिस्टर चेक कर लीजिए, अब चाहे तो आप किसी से पूछताछ कर सकते हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे साहब। नरेंद्र का तुम्हारे सेठ के साथ कभी कोई झगड़ा? नहीं साहब, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे सेठ जी तो देवता समान आदमी थे, हमारे पति बहुत मानते थे उनको। लेकिन सेठ जी की हत्या के बाद जब हमारे पति अचानक से कहीं चले गए, हम बहुत डर गए साहब। हमको लगा पुलिस में जाकर रपट करने से कहीं हम उनके लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। बाकी हमारे पति सेठ जी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते साहब। फोटो देखो नरेंद्र झा की। ये देखिए सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक एम्प्लॉय 2 हफ्ते से काम पर नहीं आया था, लेकिन किसी ने उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। उसकी फैमिली ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की थी। क्यों? जिस दिन खून हुआ उस दिन वो ड्यूटी पर था, फिर वो गायब हुआ। क्यों? एक और चेहरा पुलिस के नक्शे पर उभरा था। क्या था इस चेहरे का सच? शायद अब कई गड़े मुर्दे बाहर आने वाले थे
और कई चेहरों पर से नकाब उतरने वाला था। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, इतना मूड क्यों ऑफ है? अच्छा मैं आपको देता हूँ ये वाला टॉय। नहीं, अच्छा हम फोन पे बात करेंगे। हेलो हेलो, बात कर। दद्दू दद्दू। नहीं बेटा, दद्दू नहीं आएंगे। जी ये नरेंद्र झा को जानते हैं आप? जी हाँ सर। क्यों, क्या हुआ? जब से आपके पिताजी का खून हुआ है गायब है वो, न घर पे न ड्यूटी पे। लेकिन वो तो बहुत सीधे साधे आदमी है और काफी सालों से हमारी एजेंसी में काम कर रहे हैं और पापा ने उनकी हमेशा मदद की है। यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। चलो। सर एक बात का गौर किया आपने? क्या? नरेंद्र झा का जिक्र होने पर उसकी माँ के चेहरे पर अजीब से भाव आए थे। नरेंद्र झा को जानते हैं? सर कुछ तो है जो हर कोई हमसे छुपा रहा है। नरेंद्र झा का घर घटनास्थल से करीब होना और कत्ल के बाद से नरेंद्र झा का इस तरह से गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं सर। एक काम करो, इस नरेंद्र झा की पूरी हिस्ट्री निकालो। सर अड़ोस पड़ोस से पूछताछ के बाद पता चला है कि साल भर पहले नरेंद्र झा ने एक कमरा किराए पर दिया था, लेकिन वहां सत्यम नाम का कोई गुंडा आकर बस गया था जो उनकी लड़की को छेड़ता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने प्रवीण सिन्हा से मदद मांगी थी सर। अरे अरे सामान क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग? आगे से यहाँ नजर आए ना तो देख ले। अरे देख तो हम तुमको लेंगे सेठ, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे हो और उसके लिए हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। सर उस लड़के सत्यम की दुश्मनी सिर्फ प्रवीण सिन्हा से नहीं थी, नरेंद्र झा से भी थी। और सर नरेंद्र झा गायब है, हो सकता है एक नहीं दो खून हुए हो। उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? सर उसका पता तो नहीं चला, लेकिन उसका एक दोस्त है मुन्ना जो मोबाइल शॉप में काम करता है, उसका पता चला है सर। हमको कहे गए साहब, हमने क्या किया है साहब? हमने क्या किया? सत्यम कहाँ है सत्यम? हमें नहीं पता साहब, वो तो बस हमारी दुकान में मोबाइल रिचार्ज करने आता था साहब। मोबाइल रिचार्ज करने आता था साहब? दोस्त है हमारा वो। कहाँ मिलेगा? साहब मुझे नहीं मालूम साहब। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बोल। चिड़ैया लॉज में साहब। हाँ सर, मुन्ना सच बोल रहा था। लौंडा उसी लॉज में रुका है, चिरैया ताल लॉज। हर 2-3 घंटा में बाहर आता है फोन करने के लिए मोड़ पर और बूथ से कॉल करके फिर अंदर चला जाता है साहब। ठीक है, अगर भागने की कोशिश करे तो उसे धर लेना। सर सत्यम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में एक बात गौर करने जैसी है। जिस दिन प्रवीण सिन्हा का मर्डर हुआ उस दिन इसके फोन से एक ही कॉल गया था, वो भी इस नंबर पे। ओह, इसका मतलब दोनों में साथ साथ खिचड़ी पक रही थी। चलो। साहब आप कुछ पता चला क्या हमारे पति के बारे में? अभी पता चल जाएगा। आपकी बेटी कहाँ है? उससे तो पूछताछ कर चुके हैं ना आप साहब, उसे नहीं मालूम है उसके पिता कहाँ है। उसे बहुत कुछ पता है। कहाँ है वो? साहब मेरी मैडम साहब मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब बताइए ना उन्हें। सब पता चल जाएगा। सब हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब, हमारी बात तो सुनिए साहब। छोड़ दीजिए ना इसे साहब, इसने कुछ नहीं किया साहब। हमारी बेटी बेकसूर है साहब, आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट। प्रवीण सिन्हा का जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन तुम्हारे मोबाइल से सिर्फ एक कॉल हुआ था, वो भी सिर्फ इस लड़की के मोबाइल पे, और पीसीओ से भी जितने कॉल किए गए थे इसी लड़की के मोबाइल पे आए थे। यही लड़का है सारे आफत की जड़ साहब, सेठ जी का खून भी इसी ने किया है। अरे हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था ये, जब तक मुझसे फोन करके परेशान करता था साहब, और इसी कारण हमारे पति और सेठ जी के साथ झगड़ा हुआ था इसका साहब। नहीं माँ, सत्यम जिम्मेदार नहीं है। प्रवीण सिन्हा के खून का प्लान हमारा था। श्रुति क्या बोल रही है बेटा तू? हाँ? माँ दलदल में तो उतर ही चुके हैं हम, अब कोशिश करने का क्या फायदा? जितना भी कोशिश करेंगे
उतना ही ढसते जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमने किया है और हमें किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। असली कसूरवार तो हम हैं। 12 साल पहले की बात है साहिब। श्रुति तब सिर्फ 5 साल की थी। नरेंद्र, काम चाहते हो? हाँ मालिक, बहुत जरूरत है। अब आप बीवी बच्चा का हालत तो देख ही रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं साहब। काम पे रख लीजिए। ठीक है ठीक है, कल से ही काम पे आ जाओ। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना, संकोच मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते करो साहब। पता नहीं था साहब, सेठ जी के उपकार की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन सेठ जी घर पर आए जब मेरे पति घर पर नहीं थे। आए साहब आप? नमस्ते नमस्ते। ये तो घर पर है नहीं। हाँ पता है, काम पर है। मुझे आपसे ही मिलना था जी। सोचा आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। आपके पति ने बताया कि आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, फिर घर पे क्यों बैठी रहती? और क्या करें हम साहब? अरे हम तुम्हारे लिए पार्लर खोल देते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेठ जी इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब हमारी जिम्मेदारी, बस हमारा थोड़ा ख्याल रखना होगा, समझी? सोच लो सुधा एक बार। हम जिंदगी बना भी सकते हैं और जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तुम्हारे पति की अगर नौकरी चली गई तो फिर दर दर भटकना होगा। हालात ऐसे थे कि झुकना पड़ा। एक दिन जो झुके तो फिर सर उठाकर जीना कहाँ होता है साहब। एक दिन जो हुआ वो रोज रोज होने लगा। हमारे पति के जानने के बाद भी क्या बोले सेठ जी? ब्यूटी पार्लर खोलने में बहुत देर हो रहा है। बोले हैं जल्दी खुलवा देंगे। काहे कि नया काम शुरू हो जाएगा तो 4 पैसा ज्यादा घर में आएगा। हमारे काम से खुश हैं सेठ जी। लगता है तुम्हारे काम से भी खुश हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, खुश रखना उनको। एक बार जो शर्म का पर्दा उठा तो फिर परसों तक उनका घर में आना चलता रहा। श्रुति, कब से खड़ी है तू यहाँ? चल जा यहाँ से। अरे तो क्या हुआ, जब तेरे पति को पता है तो इससे क्या छुपाना? तो तुम्हारी माँ का जो शोषण चल रहा था उसका बदला लिया तुमने इस गुंडे के साथ मिलकर।
गुंडा नहीं है सत्यम, प्यार करता है हमसे, सच्चा प्यार। अरे गुंडा तो वो था, वो सेठ, जिंदा रहने के लायक नहीं था वो। धर्म कर्म के मामले में भी हमेशा आगे रहते थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे, भगवान जैसे थे हम लोगों के लिए। नरेंद्र झा को जानते हैं हम? सेठ जी तो देवता समान आदमी थे। हमारा थोड़ा ख्याल रखना होगा, समझी? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? हमारी मदद करके हमारे माँ बाप को मुंह तो बंद कर ही दिया था उसने, लेकिन हमें क्या पता था कि और बहुत कुछ होना बाकी था। सिर्फ 15 साल के थे हम। थकी थकी सी लगती हो, मजा नहीं आता है। जी हाँ, तुम्हारी बेटी जवान हो गई। क्या कह रहे साहब जी आप? हाँ? अभी 15 साल की हुई है वो। कच्ची है लेकिन मन को अच्छी लगी। नहीं साहब जी, उसके साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप जो कहेंगे ना साहब जी, हम वो करेंगे, लेकिन उसे छोड़ दो साहब जी। सोच लो, एक बार अच्छी तरह से सोच लो। ये सब कुछ है ना तुम्हारे पास, एक पल में निकल जाएगा। कल फिर आएंगे हम, उसे राजी करके रखना। देखो बेटा, छोटे लोग हैं हम, लड़ तो नहीं ना सकते उनसे। आप चाहते क्या है हमसे? बेटा हम तू रहने दे सुधा, मैं समझाता हूँ। आजा मेरे साथ, आजा आजा। अरे आजा, अरे आजा आजा। हाँ मम्मी यही है, मम्मी कहीं नहीं जा रही। चल 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 चल, आजा 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 आजा। सेठ ने हमें छुआ, अपने आप से घिन आने लगी थी हमें। हमने तंग आकर अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मरे हम। 2 साल से यही जारी था। फिर एक दिन सत्यम हमारी जिंदगी में आया और हमें जीने की एक नई वजह मिल गई। लेकिन ये बात सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने एक दिन। अरे अरे सामान क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग? आगे से यहाँ नजर आए ना तो देख ले। अरे देख तो हम तुमको लेंगे सेठ, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे हो, और उसके लिए हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। हमारा एक ही सहारा था और वो भी सेठ जी ने हमसे छीन लिया। लेकिन उस दिन हमने देखा कि सत्यम ने हमारे लिए किस तरह से बात की सेठ जी से, और हमें भरोसा हो गया कि सत्यम हमारे लिए कुछ भी करेगा। उसी समय हमने तय कर लिया कि हम सेठ जी को रास्ते से हटा देंगे। सेठ जी हर शाम अपनी पोती को लेकर निकलते थे। हमें पता था कि वो हमारे लिए गाड़ी जरूर रोकेंगे, तो हमने तय कर लिया कि उसे रास्ते में ही रोककर खत्म कर देंगे। हमारे साथ जो हो रहा था वो हमारे माँ बाप रोक सकते थे, पुलिस तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो घुटने टेक दिए थे। इसलिए हमने फैसला किया और उसे अंजाम भी दिया। सत्यम, तुम ना थोड़ी दिन लॉज में ही छिपे रहना। मामला ठंडा होते ही हम तुम्हें यहाँ बुला लेंगे। क्या कर रही हो तुम?
हाँ? बाप होकर जो आप ना कर सके, खत्म कर दिया हमने उसे। मारना तो आपको चाहिए था उसे, उस आदमी को जिसने बरसों से आपकी पत्नी का शोषण किया। सिर्फ 15 साल के थे हम जब ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा था। हम कुछ नहीं जानते थे, हमारी बस एक ही उम्मीद थी कि आप और अम्मा हमारी रक्षा करें, लेकिन आपने भी घुटने टेक दिए। अरे आपसे तो बेहतर वो सत्यम है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए जान पे खेल गया। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ले जाओ ना। एक बात इस कहानी से हमारे सामने आती है कि जुर्म करने वाला तो मुजरिम है ही, लेकिन जुर्म को सहना भी उसे बढ़ावा देना है। अब आपके सामने आएगा हमारा अगला एपिसोड। मुंबई की एक सोसाइटी के ड्रेनेज सिस्टम में एक इंसान के शरीर के कुछ अंग मिले। किसका था यह शरीर? किसकी मौत हुई थी? और कौन था वो कातिल जिसने इतनी बेरहमी से किसी की जान ली थी? देखिए क्राइम पेट्रोल का अगला एपिसोड। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।